Good morning, everyone. Good night. अरे किसी का तो जवाब दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। बाकियों की अभी मॉर्निंग नहीं हुई है, गुड नाइट भी नहीं हुई। गुड मॉर्निंग मैम। शुक्र है कोई जागा एनर्जी वाला। अटेंडेंस सेंड कर दो सभी अपनी चैट बॉक्स में। शेयर्ड स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ठीक है जी। कुणाल, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? कुणाल, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? यस मैम। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हाँ जी। चलो कुणाल जसल बता दे, वो भी हमारी क्लास का ही पार्ट है। मुझे तो किसी कुणाल से आंसर चाहिए, चाहे रावत बताए चाहे जसल बताए। कौन बता रहा है भाई? कुणाल जसल ने आई थिंक बोलना ही नहीं है। हर्ष तू बता दे। हर्ष, उन्होंने भी नहीं बोलना। ठीक है जी। राजन, शुभम, ये जो नहीं बोल रहे ना, इनकी एब्सेंट लग रही है साथ साथ में। ठीक है। ओके, अब आकाशदीप सिंह, मुदित, यस मैम। हाँ जी बताओ जी, हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? आपको भी नहीं पता क्या पढ़ा था हमने? नो मैम। वेरी गुड। राघव, प्रथम, पूजा। हाँ जी मैम। कौन प्रथम बोल रहा है? हाँ जी बताओ जी, क्या पढ़ा था हमने? मैम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। और मैडम ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਿਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और ठीक है, एक टॉपिक सही दसिया। और इस तो पहला भी कुछ 3 टॉपिक्स इस तो पहला पढ़े सी। पर्सनल ग्रूमिंग। हाँ, और जी। मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ। और और एक हाइजीनियस भी पढ़िया सी। ठीक है। ठीक है जी प्रथम। सतबीर, यस मैम।
बेटा पर्सनल ग्रूमिंग में क्या आता है? भूमि, मैम क्लियरिंग एंड मेंटेनिंग आवर बॉडी। ठीक है कुणाल। भूमि है। यस मैम। बेटा हेल्थ में क्या आएगा? मैम जैसे कि ये मैनेजिंग सेल्फ के पार्ट्स हैं सभी। हम्म हम्म हेल्थ में मतलब कि कैसे हम उसकी क्या बोलते हैं, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमें कैसे सही रखें। उसमें हम्म सोशल हेल्थ आ जाता है, मेंटल आ जाता है, इमोशनल आ जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल आ जाता है। ठीक है जी। मुकेश, रेंसी, यस मैम। हाइजीन में क्या आता है बेटा? मैम हाइजीन में टू आते हैं, एक पर्सनल हाइजीन और एक बॉडी हाइजीन। हम्म तो ये दोनों क्या थे? होता क्या है हाइजीन, ये बता दो बस, थोड़ा सा ओवरव्यू। मैम हाइजीन क्या हुआ? मैम हाइजीन में आ गया इन्वायरमेंट क्लीनिंग। हम्म आसपास हमें अपना साफ सुथरा रखना चाहिए। हम्म वाटर जो डिस्पोजेबल है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, डिस्पोजेबल वेस्टेज। हम्म और क्लीनलीनेस सारी आ गई बेसिकली, ठीक है। यस मैम। हर मैम लेवल तरह पे तरह की। क्लीनलीनेस, यस। ठीक है। मैम अपने आप को बीमारियों से दूर रखना। हाँ, बीमारियों से दूर रखने के लिए क्लीनलीनेस रखनी, ठीक है। अब सिंधु बताएगी हमें टाइम मैनेजमेंट। सिंधु, यस मैम। बताओ जी टाइम मैम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में जैसा कि आगे हम अपने कैसे टाइम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कि मतलब कितने टाइम में हम मतलब डेली वर्क अपना कंप्लीट करें, एक टाइम टेबल हम बना सकते हैं कि इतने हम्म टाइम में हम ये करेंगे, इतने टाइम में हम ये करेंगे। हाँ जी, और और मैम मतलब कि हम मतलब टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपने थोड़े थोड़े देर के बाद कर सकते हैं ना, ताकि हमें स्ट्रेस हम्म भी ना हो, इस तरह से अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अभिषेक, हाँ जी मैम। बेटा टाइम मैनेजमेंट में कौन कौन से टिप्स हमने पढ़े थे? कोई दो तीन टिप्स ही बता दो। मैम एक हो गया प्लानिंग। हम्म प्लानिंग, गोल सेटिंग, सेट हम्म करना गोल। हम्म डेडलाइन रखनी चाहिए, कोई भी काम वास्ते डेडलाइन रखनी, इतनी देर तक करना ही ਆਪਾਂ। हम्म और कोई? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ प्रायोरिटी ਜਿਹੜਾ फाइन, ਮੇਨ ठीक है। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ। बस, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सक्षम को। सक्षम, हमने जो ये सारी टिप्स पढ़ी हैं, पर्सनल ग्रूमिंग, हाइजीन, हेल्थ एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सारी कौन से लेवल पे मैनेजिंग सेल्फ पे आता है? एट विच लेवल? गुड मॉर्निंग मैम। मैम फिजिकल लेवल पे आता है। फिजिकल लेवल, ठीक है। तो उसमें क्या, फिजिकल लेवल को अगर आपने डिफाइन करना हो तो क्या बता सकते हो? मैम वो मतलब फिजिकल लेवल मतलब एक पर्सन है कि मतलब वो अपने आप को मैनेज करता है कि मतलब उसकी फिजिकल एज वेल एज मतलब मेंटल डेवलपमेंट। उस ये हम्म जो फिजिकल लेवल है इसके अंदर मतलब चार आ जाते हैं हमारे बेसिक, जैसे पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ, हाइजीन और टाइम मैनेजमेंट। हम्म उसके बाद मतलब इन सब का मतलब पर्सनल। उसके बाद मैम जैसे फिजिकल कि मतलब एक फर्स्ट जो है पर्सनल ग्रोइंग की मतलब पर्सन खुद कैसे ग्रो करता है, खुद हम्म कैसे मतलब ग्रो करता है कि मतलब उसका हाइजीन आता है कि मतलब उसकी हेल्थ कैसे है। हम्म
उस पर इम्पोर्टेंस आए थे इन सबके, टाइम मैनेजमेंट की, हेल्थ की, हाइजीन की। बाकियों में मैम उसके बाद हमारा जो सेकंड है फिजिकल हेल्थ हो गया, कि मतलब उसमें मतलब जो पर्सन उसकी सोशल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। सोशल में आ गया कि मतलब वो पर बाकी जो दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट कैसे करता है, उनको कैसे मिलता है। मेंटल में आ गया कि मतलब वो कैसे मतलब ग्रो कर रहा है, जैसे एज के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब कोई बच्चे वाली बातें तो नहीं करता वो। इमोशनल की मतलब वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है, ज्यादा इमोशनल तो नहीं है। और स्पिरिचुअल मतलब जैसे वो पाठ पूजा। उसके बाद मतलब उसके बाद फिर हमने मैम मतलब फिर हमने मतलब वेज देखे ने उनको मतलब मैनेज करने के लिए सबको, कि मतलब अपना स्ट्रेस करना, कि मतलब रिलेशन हमेशा रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना। उसके बाद था हमारा हाइजीन। हाइजीन था कि मतलब हम कैसे मतलब साफ सफाई कैसी है हम, मतलब कि मतलब साफ सफाई कैसी है हम हमारी। उसके बाद दो तरह का हाइजीन थे, पर्सनल और बॉडी हाइजीन। पर्सनल तो जो हमारा पर्सनल था कि मतलब हम अपनी बॉडी को मतलब फिट रखे, फाइन रखे, रोज एक्सरसाइज करें। और बॉडी हाइजीन का मतलब जैसे कि मतलब रोज नहाना, अपने कपड़े साफ सुथरे पहनना। उसका टाइम मैनेजमेंट आ गया कि मतलब हम टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं। उसके बाद मतलब कुछ टिप्स थी कि मतलब टाइम कैसे मैनेज करा करते, जैसे अभिषेक ने बोला डेडलाइन हमें रखनी चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए। उसके बाद राइट टाइम पे हमें राइट एक्टिविटी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे हमारा मतलब कल हमने सबमिट करना, हम एक दिन पहले शुरू करें। हमें मतलब जैसे 10 दिन पहले मिला, 10 दिन पहले ही खत्म कर ले, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रहे। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बताई थी हमें। बस ये थी, और टिप्स थी कि कुछ जैसे कि मतलब टाइम टेबल बनाना, कैलेंडर मतलब यूज करना, ऑर्गेनाइजर। बस ये था। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। तो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने आंसर नहीं दिया उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया या पढ़ना ही नहीं है? जिन्होंने दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने पढ़ना ही नहीं है या छोड़ दिया पढ़ना, या अभी टाइम नहीं मिला आपको पढ़ने के लिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे अपनी? कोई आंसर? 3 छुट्टियां थी, हमने 3 दिन पहले कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा तो माइंड में होता है कि हमने क्या पढ़ा था। आप लोग तो ऐसे ही बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने पता नहीं कौन सा एल्गोरिथम पढ़ा दिया जो आपको समझ ही नहीं आ रहा। ये तो सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे, ना ही हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही। या ऐसे करें कि हम यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाने स्टार्ट कर दें जीएससीडी की जगह पे, ये अपने आप पढ़ लेना अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही पढ़ लोगे एक दिन में। मैंने आगे आगे सिलेबस करवाते रहना है क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, जो पढ़ रहे हैं उनके उनके साथ में चल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हो, मैंने हर बार बोला आपको, बट अगर आप खुद एफर्ट्स ही नहीं करोगे तो मेरे एफर्ट्स कहाँ पे जाएंगे। मैं ट्राई करती हूँ कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको सारे टॉपिक समझाऊं ताकि आपको समझ आए। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो रेफर यू द सम बुक्स ऑफ फॉरेन ऑथर्स। आपको इजी बुक लगवाई है, अगर दूसरी बुक की पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देती हूँ कि जिस भी लैंग्वेज में समझ आता है उसी में पढ़ लो, बट आप तो पढ़ ही नहीं रहे। अब जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे थे उनको मैं एब्सेंट कर दूं, जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि हम हैं प्रेजेंट क्लास में, हाँ ना कुछ भी नहीं बोला, जिन्होंने चलो बता दिया कईयों ने कि मैम नहीं पता, वो तो ठीक है, जिन्होंने बताया ही नहीं उनको एब्सेंट कर दिया जाए। अब आप ही बता दो कैसे करना है, वैसे कर लेंगे हम। बोलो। मैम नहीं मैम, मैंने पिछली लगाई नहीं थी क्लास में, नेटवर्क बता प्रॉब्लम थी दो ना तो नहीं मुझे, मैं बता रहा था। मैं आपको बुलाई जा रही हूँ, आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे। दिस इज नॉट ए गुड थिंग। ये तो कम्युनिकेशन गैप नहीं हो गया, मैम, ये हमारी बेसिक जनरिक स्किल ही नहीं आई हमारे पास। मैंने कौन सा आपको कैमरा के बीच में से आके पकड़ लेना था गलत से कि हाँ तूने मुझे आंसर गलत दिया या तूने मुझे बताया नहीं।
कुछ नहीं कहना था मैंने। ओके मैम, सॉरी मैम। ओके जी, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम से मुझे रिप्लाई चाहिए, अदरवाइज मैं एब्सेंट मार्क करती रहूंगी, साथ ही साथ आज छोड़ रही हूँ, ठीक है। ओके अब मैम, थैंक यू हमारा मैम। नेक्स्ट है, ओके जी, मैनेजिंग सेल्फ एट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब अब ये सेकंड लेवल आ गया अपने आप को मैनेज करने का। हमने बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको कि जो मैनेजिंग सेल्फ है इसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा फिजिकल, वो हमने कल लास्ट लेक्चर में कर लिया हुआ है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट लेवल है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाला, जो हमने आज करना है। एंड थर्ड लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अगर आज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया तो। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की अगर बात आती है तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जिसको हम इंटेलिजेंटली यूज कर सकें या इम्प्लीमेंट करके कुछ अपने लिए बना सकें या दूसरों की हेल्प के लिए बना सकें, मतलब अपना माइंड यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। एंड इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको रीडिंग राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, या फिर लिसनिंग की स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। तो वो सारा कुछ जो चाहिए हमें, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। अब फर्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन हमें लेनी में, तभी हम रीडिंग राइटिंग वो जो भी करना है वो सारा इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यही है हमारा, इंफॉर्मेशन होती क्या है। तो अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन है क्या, कोई भी डेटा जो मीनिंगफुल हो हमारे लिए या हमारी सोसाइटी के लिए, उस डेटा का एक्सचेंज करना, उसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब उसे प्रोसेस करना है अपने डेटा को, ताकि उसे हम मीनिंगफुल डाटा बना सके और उसे यूज कर सके। दैट इज इंफॉर्मेशन। ये वैल्यूफुल होनी चाहिए, वैल्यू लेस नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू लेस है देन इट इज डाटा, मतलब मीनिंगलेस है तो डाटा है, अगर मीनिंगफुल है तो इंफॉर्मेशन है। ये दो टर्म्स होती थी, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये आप लोगों ने आई थिंक सीएफआईटी में भी पढ़ी होंगी, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर मैं सिंपली बोलूँ राम, तो आप बोलोगे कौन राम, क्या राम, कौन सा राम, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट आ रहा है जिसका नाम राम है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर मैं अकेला नाम बोलूँ तो आपको कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे वो डाटा है। अगर उसे मैं मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करूँ या उसे मीनिंगफुल वे में यूज करूँ, देन इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन। अब अगर सोर्सेज की बात करें इंफॉर्मेशन की, तो आपकी बुक में डायरेक्टली इन्होंने सोर्सेज के नाम बताए हैं, उनका क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और क्या क्या यूजेस है ये बता रहा है। बट बिफोर कंटिन्यूइंग टू दिस, आप लोग कॉपीज उठाओ, उस पर एक चीज नोट करो जो मैं अभी करवा रही हूँ। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, कॉपीज उठा लो, मैं साथ साथ में समझा रही हूँ अभी, सिर्फ लिखवा नहीं रही अभी। अगर सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन, कहाँ से वो चीज ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो अगर इंफॉर्मेशन की सोर्स की बात करें तो मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे आ रही है, हम तक कैसे पहुंच रही है, वो सारा आएगा इसमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की कुछ कैटेगरीज हैं, अब ये नोट करो। कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैटेगरीज ऑफ sources of information। फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी सोर्सेस। स्पेलिंग मैंने लिख दी है, सामने देख लो स्क्रीन पे। फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेस। अब प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं। प्राइमरी का मतलब है डायरेक्ट सोर्स होना, इसके सामने या फिर इसकी ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, जहां से ओरिजिनेट हुई है वहीं से डायरेक्टली हमारे पास पहुंच गई, बीच में कोई मीडियम यूज नहीं किया। तो ये है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर कौन कौन सी आएंगी कैटेगरीज, एग्जांपल्स कहाँ कहाँ की है। फर्स्ट है पर्सन, डायरेक्टली पर्सन से बात की, उससे इंफॉर्मेशन ले ली, तो वो आएगा हमारा फर्स्ट कैटेगरी।
प्राइमरी सोर्सेज के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताई है आपको पर्सन, सेकंड है इंटरव्यूज। जब इंटरव्यूज होते हैं तो 1 to 1 इंटरेक्शन होती है और बाकी लोग भी अगर उस इंटरव्यू को देख रहे हैं देन ऑल्सो इट इज प्राइमरी सोर्स, डायरेक्टली उस पर्सन से आपको मिल रही है। नेक्स्ट है डायरीज, जो हम डेली डायरीज लिखते हैं, मे बी आप लिखते होगा कोई ना कोई आप में से, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। देन नेक्स्ट इज रिसर्च, लोग रिसर्चेस करते हैं, वो भी प्राइमरी सोर्स है। रिसर्च करना मतलब कुछ न्यू फाइंड आउट करना। अगर न्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको किसी से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आपने खुद ओरिजिनेट करवाई है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं। अगर उसकी फोटोकॉपी कर दोगे तो वो आपके सेकेंडरी बन जाएंगे। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। And the last one is newspaper article written at the time। अब ये कौन सा है, जो लोगों ने अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए होते हैं ना अपने व्यूज बता के, वो सारे इसमें आएंगे। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो मैंने अभी लिखवाए, ये सारे हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज मतलब जो डायरेक्ट इनका सोर्स है, जो भी इनका ओरिजिनेट सोर्स है, उसी से डायरेक्टली मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाना, वो होगी हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे सेकेंडरी सोर्सेस। सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी सोर्सेज की, इसकी ब्रैकेट में लिख लो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनालिसिस, information received from analysis, ANALYSES, analysis of primary sources। लिख रहे हो या मैं अकेली बोल रही हूँ? मैम लिख रहे हैं। ओके जी, लिख रहे हैं मैम। ठीक है जी, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज में वो वाले सोर्सेज आएंगे, लाइक मुझे प्राइमरी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली मुझे, तो मैंने क्या किया जी, उस पर बुक लिख दी या उसे पब्लिश कर दिया कहीं पे, या मैगजीन्स में प्रिंट कर दिया, या फिर टीवी पे मैंने दिखा दिया, वो सारी चीजें। या फिर हमने जो भी अपनी स्टोरेज में रखते हैं, पेन ड्राइव्स में डाल दी मैंने इंफॉर्मेशन, तो वो सारी चीजें जो होंगी वो सेकेंडरी सोर्सेज होंगी, डायरेक्ट सोर्स से नहीं मिल रहे, बट प्राइमरी सोर्स जो है उसने उसे चेंज करके या फिर कुछ अपने व्यूज उसमें ऐड करके कहीं पे लिख दिया और उसे देन दूसरा पर्सन को दे दिया, देन इट इज सेकेंडरी सोर्स। अब इसकी एग्जांपल्स में आएगा, नंबर 1 एग्जांपल इज बुक, Number 2 is magazines, number 3 is TV, number 4 न्यूज़पेपर्स, जिसमें न्यूज हो, वो वाला पार्ट, न्यूज आर्टिकल वाला नहीं, इसके ब्रैकेट में लिख दो न्यूज। देन नेक्स्ट इज रेफरेंस मटेरियल, नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो टेप्स। अब जो यहाँ पे मैंने रेफरेंस मटेरियल लिखा है उसका मीनिंग समझ लो, बाकी सारे तो इजी है, अगर उसमें भी किसी और में डाउट होगा तो पूछ लेना। रेफरेंस मटेरियल मैं बता देती हूँ, उसमें क्या होता है, आपने मे भी कहीं देखा हो, कोई वेबसाइट अगर आप खोलते हो ना, दैट पढ़ने वाली जिसमें से आप कुछ पढ़ रहे हो, तो उस वेबसाइट के एंड में नीचे ना कहीं रेफरेंस दी होती है, लिखा होता है कि कौन सी वेबसाइट से या कौन सी बुक में से ये डाटा लिया गया है या रेफर किया गया है। तो वो जो रेफरेंस मटेरियल मिल रहा है आपको, वो भी सेकेंडरी सोर्सेज है, जो रेफरेंसेस नीचे लिखे होते हैं, या फिर बुक्स के भी एंड पे कई बार रेफरेंसेस लिखे होते हैं,
वो भी आपका रेफरेंस मटेरियल ही होगा। या फिर अगर आप किसी पेपर रिसर्च पेपर को भी पढ़ते हो ना, तो रिसर्च पेपर के भी एंड में कुछ ना कुछ रेफरेंसेस दिए होते हैं, तो वो भी आपका रेफरेंस मटेरियल ही होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। मैं भूमि, रेफरेंस मटेरियल बोला था मैंने, बुक बोला था, मैगजीन्स बोले थे MAGAZINES, और न्यूज़पेपर की न्यूज़ बोली थी, ऑडियो वीडियो टेप्स बोले थे। आई थिंक कितने ही थे। लिख लिए सभी ने? यस मैम। ओके। देन थर्ड कैटेगरी है हमारे सोर्सेज की, वो है टर्शरी सोर्सेज। TERTIARY, टर्शरी सोर्सेज। इसकी ब्रैकेट में लिख लो combination and collection of primary and secondary sources. Combination and collection of primary and secondary sources. एग्जाम्पल्स आएंगे इसके, रिव्यू पेपर्स, REVIEW, रिव्यू पेपर्स, इंटरनेट वेबसाइट, देन ग्राफ, चार्ट, डायग्राम्स, टेबल्स, graphs, charts, diagrams, tables, fact books, लिख लिया जी? अब टर्शरी सोर्सेज कौन से होंगे? जिसमें प्राइमरी सोर्सेज का डाटा भी होगा और कुछ सेकेंडरी भी होगा, मिक्सचर होगा दोनों का। बेसिकली है क्या कि जहां से आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिली थी, आपने उसी को लिख भी दिया, या फिर आपने खुद के भी कुछ उसमें रिव्यूज ऐड किए और दूसरे की इंफॉर्मेशन को भी लिख दिया और साथ में उसके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन हो गया सभी का, वो आएगा इसमें। अब रिव्यू पेपर आपने एक लिखा है, एक होता है रिसर्च पेपर, एक होता है रिव्यू पेपर। अगर रिसर्च पेपर की बात करें तो उसमें सारा का सारा न्यू मटेरियल होता है। इतना बोल सकते हो कि 98% खुद का मटेरियल होता है, मैक्सिमम 2 या 3% जो है वो कॉपीड मटेरियल होता है, बेसिकली सेकेंडरी सोर्सेज वाला मटेरियल होता है। बट अगर रिव्यू पेपर की बात करें तो रिव्यू पेपर में हमारा सारा उल्टा होता है। इस केस में 90 to 95% आपने दूसरों की बातों को घुमा फिरा के लिखा होता है, मतलब प्राइमरी सोर्स को मैनिपुलेट करके सेकेंडरी सोर्स में कन्वर्ट करके लिखा होता है, और कुछ थोड़े से पार्ट उसमें आपने न्यू ऐड किए होते हैं अपना उसे व्यू बताने के लिए। तो वो सारे आएंगे हमारे टर्शरी सोर्सेज के अंदर। अब जो हमारे जर्नल्स हैं वो भी आपके रिसर्च पेपर्स में आते हैं, तो ये भी आपके प्राइमरी सोर्सेज में ही आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले है मैगजीन्स आपकी। तो मैगजीन्स क्या है? कलेक्शंस है आर्टिकल्स की और इमेजेस की। आपने मैगजीन्स में भी पढ़ी भी होंगी। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ये याद रखना है। और लिखता कौन है इसे? जर्नलिस्ट लिखते हैं या स्कॉलर्स लिखते हैं। ठीक है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है इसमें, रियल टाइम फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं इसमें। देन नेक्स्ट है हमारे जर्नल्स। तो ये जो जर्नल्स हैं ये भी आर्टिकल्स ही हैं, बट स्कॉलर्स ने लिखे होते हैं। कौन से स्कॉलर्स होते हैं? जो एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल फील्ड में जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डेटाबेस। जो आप पढ़ ही रहे हो डेटाबेस, तो उसमें क्या है कि साइटेशंस होती हैं, आर्टिकल्स लिखे होते हैं,
कि कौन कौन सा आर्टिकल किस पर्सन ने लिखा है, कौन इसका ओरिजिनल ऑथर है, कौन इसका सेकेंडरी ऑथर है, ये सारी डिटेल्स इसमें होंगी। देन न्यूज़पेपर में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होती हैं जो न्यूज़ प्रिंट होती हैं, एक होते हैं जो आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स में आएगा इंफॉर्मेशन की। बट अगर हम उसके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स जो है वो ऑथर खुद लिख के अपने एग्जैक्ट आर्टिकल्स आपको बता रहा है, तो मतलब प्राइमरी सोर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। देन बुक्स आ गई हमारी। बुक्स हमारी प्राइमरी सोर्स थी, सॉरी सेकेंडरी सोर्स थी। क्यों? क्योंकि बुक्स में जो भी डाटा होता है वो उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट राइटर्स का डाटा को कंबाइन करके बनाई होती है बुक, तो ये सेकेंडरी सोर्स है। देन एनसाइक्लोपीडिया। अब एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है जी अंकित? अंकित जी सो रहे हैं, तो हम रक्षित से पूछ नहीं लेते हैं। मैम, मुझे लगा सो रहे हो, आपका रिप्लाई नहीं आया बेटा। सोता नहीं पिया मैम। ओके, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है जी हाँ फिर? जी, नाम सुना है कभी एनसाइक्लोपीडिया? अंकित जवाब दे दो। नहीं ना बोल दोगे तो भी मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने नहीं मैम पता पढ़ाया नहीं। अभी। हाँ ठीक है, रक्षित बताएगा मैम जी। हाँ जी नैन्सी बताओ। मैम जैसे वो डिक्शनरी होती है वैसे ही कोई होती है ना। राइट, काफी हद तक ठीक है। रक्षित यस मैम। क्या होता है बेटा मैम एनसाइक्लोपीडिया? हम्म मैम आपकी आवाज कट कट होके आ रही है रक्षित। में देखते हैं बस मुझे ही आवाज उसको इसकी कट होके आ रही है या फिर आपको भी नहीं मैम, मैम कट हमें होके भी आ रही है इसकी कट के बाद। कट होके आ रही है ना? ओके, इसके बाद कट कट के आ रही है। रक्षित आवाज कट रही है, रहने दो बेटा। ओ, ओके, कौन बताएगा जी इसके बारे में? किसी को पता है मैम और किसी को? एनसाइक्लोपीडिया जिदा मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ही मतलब एक हम्म इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन जिहदे कलेक्टेड होती है इसमें, सारी बुक्स एक हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल। बेसिकली है क्या, आप ये बोल सकते हो कि गूगल भी एनसाइक्लोपीडिया से ही इंफॉर्मेशन लेता है, आप ऐसा बोल सकते हो, बट 100% नहीं है ये। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है कि बेसिकली कलेक्शन है ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा की या इंफॉर्मेशन की, जो डिफरेंट स्पेसिस पे या डिफरेंट प्लेसेस पे जो लोग रह रहे हैं, जिनका डिफरेंट व्यू भी हो सकता है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है वो सारी एनसाइक्लोपीडिया में जाती है और कोई भी पर्सन उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एनसाइक्लोपीडिया जो है हमारा, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल राइटर्स ने इसमें लिख दिया डाटा, उसके बाद आप उसे यूज कर रहे हो, तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। क्योंकि आप भी उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के कहीं ना कहीं यूज ही करोगे, सिर्फ पढ़ के तो आप छोड़ोगे नहीं, तो उस इंफॉर्मेशन को जब भी आप यूज करोगे तो आप सेकेंडरी सोर्स बन जाओगे। देन मैम ऐसे कह सकते हैं जैसे वो नोबिता में वो टाइम मशीन के थ्रू जैसे पिछले समय में जाते हैं और वहाँ पुराने समय में जो क्या होता है एनिमल्स कहते थे वो मैप डोरेमोन लेके आंदा वा, क्या बोल रहे हो अंकित? डोरेमोन लेके आंदा। मैं क्या डोरेमोन डोरेमोन दा गैजेट ਹੁੰਦਾ ਉਹ। नहीं ठीक, रेंसी आप जो बोल रहे हो मुझे वो समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताना मेरी बात। मतलब पुराने मैं वो ले गए टाइम मैं भी मशीन से डोरेमोन थोड़ी वापस। देखते हैं। ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈजेट ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। हाँ ठीक है, भाई मैं डोरेमोन थोड़ी देखते हैं यार, नहीं वो देखती पर वो रियलिटी उसकी देखती बात ना। समझ सकती हूँ ना। बताओ आगे फिर। ਦੱਸ ਰਿयांसी। मैम
मैम मैं मेरे कहने का ये मतलब था कि वो जैसे पिछले समय में नहीं जाते जो हाँ मैप ठीक है, से देखते पास्ट हैं में चले गए, लेट्स अज्यूम, ठीक है, उसके बाद मैम उसमें वो मैप में जैसे देखते हैं कि पिछले समय में कैसे थे एनिमल्स कैसे कैसे थे डायनासोर वगैरह सारा हाँ वो इन्फॉर्मेशन भी एनसाइक्लोपीडिया में ही होती है, राइट? यस मैम मेरा वही कहने का मतलब था ठीक है ठीक है, ठीक ही बता रहे हो। उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन, जो पुरानी पास्ट की इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री सारी, वो भी एनसाइक्लोपीडिया में ही होगी, फिर चाहे वो आप टाइम मशीन से वापस जाओ, चाहे आप वैसे ही सोच सोच के चले जाओ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट्स। अब वेबसाइट्स जो है वो हमारा कौन सा सोर्स है जी? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? लिखवाया नहीं मैंने? नो मैम मैम ये वाला नहीं दिखाया वेबसाइट्स का ओहो, वेबसाइट जो है ना हमारी, वो टर्शरी सोर्स है बेटा। इंटरनेट वेबसाइट मैंने आपको शायद लिखवाया हो, मुझे लगा मैंने लिखवा दिया। चलो लिख लो, ये टर्शरी सोर्स है हमारा, क्योंकि इसमें कंबाइंड इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट टाइप्स की, और ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो प्राइमरी सोर्सेज से भी आएगी और सेकेंडरी सोर्सेज से भी आएगी। दैट्स व्हाई दे आर टर्शरी सोर्सेज। तो इसमें कैसी कैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? आपकी करंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, पुरानी भी मिलेगी, कंपनीज के बारे में भी मिलेगी, एक्सपर्ट्स के बारे में भी मिलेगी, पर्सनल हॉबीज भी मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा। ये सारे हमारे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। ठीक है जी, अब ये चैप्टर नेक्स्ट कल ही हमारा कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग इज अबाउट टू एंड। है कोई डाउट? जवाब दे दो।